बीए पार्ट 2 में पढ़ने वाले उन तमाम विद्यार्थियों को जो लोग आर्ट्स कॉम्बिनेशन से हैं और साथ में पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी विषय के रूप में चुने हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं यहाँ सब्सिडरी या जनरल पेपर के रूप में जो भी विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस को रखे हैं उनके लिए मैं मात्र यहाँ पे 10 क्वेश्चन का 2 सेट यानी 5-5 क्वेश्चंस का मैं यहाँ सेट प्रस्तुत किया हूँ। और मैं पूरे उम्मीद के साथ आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि आप इस 10 प्रश्न को देख लें तो आपको किसी भी तरह से परीक्षा में इससे वंचित प्रश्न नहीं होने चाहिए और आप आसानी से अपने प्रश्नोत्तर को समाधान भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पहले सेट के पहले प्रश्न में देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। और इस प्रश्न पे जैसे हम देखेंगे कि यहाँ सेट 1 में हम लिए हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की भूमिका का वर्णन करें। देख रहे हैं कितना इसको आसानी से हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप एक बार इसे इत्मीनान और थोड़ा शांतचित्त होकर आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कैसा भी परीक्षा हो, वहाँ कितना ही गाढ़ हो, तो आप निश्चित रूप से इसको आप लिख सकते हैं, बशर्ते कि एक बार आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की भूमिका। तो संविधान सभा के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे संविधान सभा क्या है। संविधान सभा, जैसे संविधान तैयार हुआ, संविधान बना, तो आप ऐसे देख रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, यह बात भली भांति आप समझ रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। वर्षों से पराधीन हमारा देश जब आज़ाद होता है और हमें स्वाधीनता मिलती है, हमें आज़ादी मिलती है, इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में एक ऐसा संविधान की आवश्यकता महसूस की गई, एक ऐसे संविधान की जरूरत महसूस की गई भारत के लिए कि इस देश की आधारभूत हम विधान की बात कर सकते हैं। इस तरह से स्वतंत्र भारत में एक नवीन संविधान बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया गया। जैसे देश आज़ाद होता है तो यहाँ पे एक संविधान बनाने की बात आती है, और यह संविधान बनाने की जो बात आता है तो इसके बाद स्थिति ऐसे होता है कि जिससे देश की आधारभूत जो विधान होता है यह बन सके, ऐसी यहाँ पे प्रस्तुति किया गया था। इस तरह से स्वतंत्र भारत में एक नवीन संविधान बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया। और जैसे ही यहाँ नए संविधान बनाने का कार्य शुरू किया गया तो इस कार्य को करने का भार जो था यह जनता के ऊपर थोपा गया, जनता के ऊपर लादा गया, जनता को यह जिम्मेवारी दी गई। और जनता को जब जिम्मेवारी दी जाती है तो इसमें जनता के माध्यम से जो चुने हुए, जनता के माध्यम से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वैसे प्रतिनिधियों के माध्यम से एक सभा को सौंप दिया गया। जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना, और जनता जब प्रतिनिधियों को चुना तो प्रतिनिधियों को चुनने के बाद प्रतिनिधियों के ऊपर यह बात छोड़ दिया जाता है, जिसे संविधान सभा के नाम से हम जानते हैं। इसे हम संविधान सभा के रूप में समझ सकते हैं। साधारण रूप से हम प्रजातांत्रिक स्थितियों को समझते हैं। शासन प्रणाली जो है, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली हमारे देश की है, इसमें जनता अपने अधिकारों का प्रयोग एक विशिष्ट रूप से, एक विशिष्ट तरह से गठित, हम कहें कि सभा के माध्यम से ही इस कार्य को करती है, जिसे संविधान सभा के नाम से हम कहेंगे, संविधान सभा के नाम से इसको जानेंगे। यह किसी भी देश के संविधान का निर्माण करने के लिए, जो भी देश, कोई भी देश आप देखेंगे, कोई भी देश की स्थिति को समझेंगे तो संविधान सभा का निर्माण करने के लिए, जिसे हम ऐसे साफ शब्दों में कह सकते हैं कि इस प्रकार संविधान सभा उस सभा को कहते हैं जिस देश के संविधान का निर्माण वह करने का काम करती है, संविधान के निर्माण करने का कार्य करती है। या किसी भी देश के संविधान का निर्माण करने हेतु वहाँ के नागरिकों के लिए या वहाँ के नागरिकों के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि सभा होती है, या वहाँ के नागरिक जो होते हैं, जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि सभा का चुनाव करते हैं, तो चुनाव करने के बाद जैसे आप देखेंगे संविधान सभा एक ऐसी प्रतिध्यात्मक संस्था होती है, ऐसे प्रतिध्यात्मक संस्था के रूप में हम समझते हैं, जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और उसे अपनाने के स्थिति में खासकर संविधान का निर्माण प्रवर्तन करने के लिए उसे चुना जाता है। इसी संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए यह बात स्पष्ट रूप से कहा है कि यह एक चलायमान राष्ट्र है जो अपनी पुरानी पोशाक को उतारकर नवनिर्मित नवीन पोशाक को वह धारण करने का काम करता है। इससे राष्ट्र में जो राष्ट्र के नागरिक होते हैं, तो राष्ट्र के नागरिकों अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्यरत रहते हैं। इसी दृष्टि में अगर हम समझें इसे, इस दृष्टि में इसका
जो निश्चित क्रांतिकारी महत्व होता है। और भारत में संविधान के रूप में आप देखेंगे इस तरह से कि संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग हम लोग के बीच में प्रस्तुत होती है। या राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी। संविधान सभा के सिद्धांत के हिसाब से अगर देखें कि प्रथम दर्शक के रूप में जैसे तिलक को आप देखेंगे, तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया। नए स्वराज्य विवेक की बात फिर देखें आप, जो 1895 ईस्वी की बात आप समझेंगे कि 1895 ईस्वी में ही ये होता है, जिसमें 20वीं सदी की बात फिर आप स्वीकार करेंगे कि 20वीं सदी में जो संविधान सभा के निर्माण के विचार की ओर संकेत करते हुए महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा भी है कि भारतीय संविधान नागरिकों की इच्छा के अनुसार ही होगा। जो भी भारतीय संविधान तैयार होगा, यहाँ के नागरिक जैसे चाहेंगे, जिस तरह की विचार होगा, नागरिकों की इच्छा के अनुसार ही किया जाएगा। जिसमें कांग्रेस भी औपचारिक रूप से या कांग्रेस के माध्यम से घोषणा की गई, जो औपचारिक रूप से कांग्रेस ने यह घोषणा किया, यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो ये कांग्रेस की घोषणा है कि भारत को आत्मनिर्णय की घोषणा अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोग जो होंगे, ऐसे लोगों की एक प्रतिनिधि सभा बुलाई जाएगी और बुलाई जानी भी चाहिए, क्योंकि जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण वही कर सकते हैं। जो सभा बुलाई जाएगी वही सभा इस सर्वसम्मत निर्णय ले सकते हैं, सर्वसम्मत विचार कर सकते हैं, वही संविधान सभा होगी। उसी को संविधान सभा हम कहेंगे। जो 1938 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में संविधान के या संविधान सभा की मांग को दोहराते हुए प्रस्ताव पारित भी किया गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का मात्र तरीका संविधान सभा ही हो सकता है, अन्यथा यह दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता है। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं, राजतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं, वही इसका विरोध कर सकते हैं। इस तरह से हम कहें तो एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं, यानी कांग्रेस ने इस बात को कहा कि हम ऐसे संविधान सभा चाहते हैं, देश को उचित राजनीतिक दिशा प्रदान करेगी। अतः हम ऐसे संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण बन सके। और भारतीय मस्तिष्क का जब वास्तविक दर्पण बनेगा तो वैसे दर्पण की स्थिति में अगर हम समझते हैं, इस तरह से हम देखते हैं तो कि जैसे भारतीय संविधान स्वभाव में जैसे यहाँ कहा गया था कि यह भारतवासी ही तैयार करेंगे, इसके पहचान जो 1942 में क्रिस मिशन योजना ने ब्रिटिश यानी क्रिस मिशन योजना जो था, इसके द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य करेगी। इसके साथ परंतु अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर भारतीयों द्वारा क्रिस मिशन योजना को स्वीकृत भले ही कर दिया गया, लेकिन अगर जैसे ही स्वीकृत किया गया तो अंत में जो 1946 ईस्वी की बात आप समझेंगे कि इसमें कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय संविधान के माध्यम से भारतीय संविधान सभा के द्वारा एक तरह से जो हम कहेंगे कि अस्वीकृत इससे कर दिया गया, लेकिन इस संविधान सभा के द्वारा इसके निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप से प्रदान करने का काम किया गया। साथ में जुलाई 1946 में संविधान सभा का जो गठन किया गया तो संविधान सभा का जो यहाँ चुनाव हुआ, जिसमें अपनी स्थिति दुर्बल देखकर मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा का पूरी तरह से बहिष्कार करने का काम किए, जिससे उनकी अपनी स्थिति दुर्बल जो बनी हुई थी तो इसी दुर्बलता को देखकर वे लोग इसे अस्वीकार भी किए। और अस्वीकार करने के बाद फिर भी संविधान सभा है वो भारत में खासकर विशाल बहुमत का वास्तविक प्रतिनिधि सभा थी, जिसमें संविधान सभा को गौरवान्वित करने वाली जो अनुभवी योग्य हस्तियां थी वो विद्यमान थे। 46 ईस्वी के घटना को अब देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी जो सदस्यता थी, अध्यक्षता इनको मिली हुई थी, इन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसमें 210 सदस्यों ने उपस्थित होकर यहां संविधान सभा की बैठक को सफल बनाने का काम किया, जिसमें 11 दिसंबर के दिन को आप देखेंगे 1947 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए और BN राव को यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में स्वीकार किया गया, यानी संविधान सलाहकार के रूप में स्वीकार किया गया। इनकी नियुक्ति की गई और 13 दिसंबर के दिन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ उनकी जो अगर कहें हम कि अपना प्रसिद्ध जो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन के रूप में या प्रस्तुति कर संविधान की आधारशिला रखने का उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया।
फिर से, जिसे आप ऐसे समझें कि 27 जनवरी 1947 ईस्वी के दिन इसे पारित भी किया गया। और इस प्रकार से जो संविधान है, इस संविधान में कहा जाता है कि प्रस्ताव के संविधान सभा के रूप में यह निश्चय किया गया और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे शामिल किया गया, जिसमें अगर हम इसे देखें तो बिंदुवारी से समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर बातों को समझें, सबसे पहले बिंदुओं को देखते हैं तो इसमें है कि भारत एक पूर्णतया स्वतंत्र और पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा, जिसके द्वारा यहाँ कहा जाए कि स्वयं अपने संविधान का निर्माण यहाँ किया जाएगा। इस तरह के बात को इसमें रखा गया। दूसरा बिंदु इसमें रखा गया कि इस समय ब्रिटिश सरकार कहे जाने वाले जो क्षेत्र थे, भारतीय रियासत में आने वाले जो क्षेत्र हैं और ब्रिटिश भारत तथा जो रियासत से बाहर ऐसे अन्य क्षेत्र भी हैं, वैसे क्षेत्रों के रूप में कहा जाए कि अन्य क्षेत्र जो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे भारत में फिर से मिलकर एक संघ कहलाने का काम करेंगे। यानी जो भी ब्रिटिश प्रभुत्व संपन्न, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे देसी रियासत है या दूसरा रियासत वहाँ पे कार्य करता है, वे चाहें तो स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित हो सकता है। इस तरह की बातों को इसमें लाया गया। फिर चौथे बिंदुओं पर अगर हम देखें, यहाँ तीसरे बिंदुओं पर देखते हैं तो यह खासकर यह तथाकथित क्षेत्र अपने वर्तमान सीमाओं को, जो हम समझ सकते हैं कि वर्तमान सीमाओं में अथवा संविधान सभा निश्चित की गई सीमाओं में, ऐसे सीमाओं में जैसे हम कह सकते हैं कि संविधान सभा की दी गई व्यवस्था के अनुसार जो स्वायत्तशासी यानी कि स्वायत्तशासी इकाइयां होगी, जिनका अवशिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे और वे अपने अधिकारों और कार्यों को छोड़कर जो केंद्र में निहित जिस तरह के भी अथवा सौंपे गए हों शासन तथा प्रशासन के सभी जो अधिकार हैं, वैसे अधिकारों के साथ साथ वे कार्य का पालन करेंगे और इसके साथ इस तरह की शक्तियां उन्हें प्रदान की गई। चौथे बिंदु पर अगर हम देखते हैं कि भारतीय संघ तथा उसके जो अंतर्गत विभिन्न तरह के राज्य होते हैं, उसमें समस्त राज्य शक्ति का मूल स्रोत जनता ही बनेगी, जनता ही होगी, इस बात को स्वीकार किया गया। पांचवें बिंदु पर रखा गया कि भारत के सभी जो नागरिक हैं, नागरिकों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक न्याय के रूप में, पद के रूप में या उसके अवसर और कानूनों की जो समता है, समानता है, ऐसे विचारों पर विचार के रूप में, भाषण के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में और साथ में विश्वास, व्यवसाय, संघ निर्माण और तो और कार्य की स्वतंत्रता कानून के रूप में अगर देखें कि सार्वजनिक नैतिकता के अधिकार वैसे व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे। यह भी बात संविधान सभा में यह प्रस्तुत किया गया। छठे बिंदु पर देखा जाए तो भारत जो राज्य क्षेत्र है, इसकी अखंडता और भूमि, जल तथा वायु तथा उसकी संप्रभुता की रक्षा, न्याय तथा स्वयं अगर कहें राष्ट्रों के अनुसार यह बात की जाएगी, यह कार्य किया जाएगा। और आठवें बिंदु है कि यह प्राचीन देश विश्व में अपना अधिकार और जो सम्मान पूर्वक स्थान है वो प्राप्त करते हुए विश्व शांति तथा मानव जाति के कल्याण में अपना पूर्ण और स्वैच्छिक जो सहयोग है यह देता रहेगा। और इस तरह से यह बिंदुओं पे, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे देखने के बाद एक तरह के विचार यहाँ प्रस्तुत होते हैं और ऐसे विचारों पे हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है। भारतीय संविधान के जो यहाँ संविधान सभा का उद्देश्य है, इस संविधान सभा के उद्देश्य के बारे में अगर हम समझते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में हम देखेंगे कि प्रस्ताव के संबंध में पंडित नेहरू ने स्वयं ही कहा था इस बात को कि इस प्रस्ताव से हमारा यानी हमारी वे आकांक्षाएं व्यक्त की गई है, जिसके लिए हमने कठोर परिश्रम और संघर्ष भी किए हैं। संविधान सभा उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हमें हमारे संविधान का निर्माण करेगी। इसी आधार पर श्री के.एन. मुंशी ने भी अपनी बातों को कहते हुए यहाँ स्पष्ट किया है कि नेहरू का उद्देश्य यहाँ संबंधी यह प्रस्ताव भी हमारी स्वतंत्रता के जन्म कुंडली है। इस तरह भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव का वही महत्व है जो अमेरिका के संविधान में स्वतंत्रता की घोषणा का महत्व है। संविधान सभा ने काफी उत्साह के साथ भारत के जो भावी संविधान है, इस भावी संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ भी किया। संविधान निर्माण सुचारू रूप से चल सके, इसे चलाने के लिए संविधान सभा के अनेक जो समितियां हैं इसका गठन भी किया गया, जिसमें अगर हम कहें कि इससे प्रारूप समिति, जिसे हम कह सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में जो प्रारूप समिति इसका बनता है, प्रारूप समिति, केंद्रीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति आदि प्रमुख समितियां यहाँ पे बनाई गई थी। और इसी आधार पर डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में अगर हम देखें तो इसमें प्रारूप समिति के ने फरवरी 1948 ईस्वी में संविधान का प्रारूप तैयार किया और उसके विषय में सभी जो भी यहाँ पे देखें कि सभी जो भारतवासी हैं इनके विचार आमंत्रित किए गए और नवंबर 1948 ईस्वी के समय में संविधान की एक नई धारा पर विचार आरंभ किया गया और वह धारा जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को समाप्त भी हो गया।
फिर यहाँ यह संविधान का द्वितीय, एक तरह से कहें कि वाचन के रूप में हम समझ सकते हैं कि द्वितीय वाचन के रूप में था। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को आप देखेंगे, इसी समय 14 नवंबर 1949 को शुरू किया गया था, जो 26 जनवरी यहाँ हम देखेंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यह समाप्त भी हो गया। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अध्यक्ष के जो अध्यक्ष थे यहाँ, अध्यक्ष के हस्ताक्षरों पर हस्ताक्षर करने के बाद में अगर देखें तो संविधान को पारित घोषित भी किया गया। और दिसंबर 1946 ईस्वी में से नवंबर 1949 ईस्वी तक संविधान सभा ने कुल 165 काम किए और प्रस्तावित संविधान की रिपोर्ट पर 76 से 35 संशोधन भी पेश किए गए, जिसमें 24 से 63 संशोधन इस तरह के थे। इस पर विचार भी हुआ और संविधान सभा को अपना, अगर हम कहें कि कार्य को पूरा करने में कुल समय के रूप में आप पाएंगे कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का जो समय लगा, संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू भी पूरे भारतवर्ष में किया गया। अब संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में आप यहाँ सारी बातों को देखें। संविधान सभा के अगर समक्ष हम देखते हैं कि कठिनाइयां भी, कई तरह की कठिनाइयां हम लोग के बीच में प्रस्तुत होता है, तो इस कठिनाइयों को भी अलग अलग ढंग से हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे पहले कठिनाई के रूप में कि सबसे बड़ी कठिनाई थी भारत जैसे विशाल राज्य के लिए, विशाल देश के लिए संविधान का निर्माण करना, जहां बहुत सी जातियां पाई जाती हैं, विभिन्न तरह के धर्मावलंबी हैं तथा अनेक भाषाओं के बोलने वाले यहाँ लोग रहते हैं। ऐसे देश के लिए संविधान बनाना कितना दुर्भर, यानी कि कितना दुर्लभ वर्क हो सकता है, कितना कठिन कार्य हो सकता है, आप इस पे अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखें इसके परेशानियों को, तो एक विकट समस्या जो 6 सदस्यों के रियासत को भी थी, जैसे 6 सदस्य यहाँ पे देशी रियासत बने हुए थे और 6 सदस्य रियासतों को एक में सम्मिलित करना था, एक संघ के रूप में निर्माण करना था, एक राष्ट्र के बंधन में इसको बांधना था। यह बहुत बड़ी एक जटिल समस्या हमारे देश के समक्ष थी। इसके बाद हम तीसरी समस्या को देखेंगे कि कितने दशकों से देश के राजनीतिक माहौल जो बना हुआ था, राजनीतिक सामाजिक जीवन की विभाजन करने वाले और देश का विभाजन करने की स्थिति में या जो संप्रदाय की स्थिति बनी हुई थी, ऐसे समस्या का समाधान करना भी हमारे संविधान सभा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। चौथे, अगर हम समस्या को ध्यान देते हैं तो संविधान सभा को संविधान में विधिवत हितों की सुरक्षा भी प्रदान करना इसका एक लक्ष्य था। और ऐसे स्थिति में अगर हम देखें कि इसकी आलोचनाओं के रूप में भी अगर हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी आलोचनाएं क्या थी, ये तो हमने समस्याओं को देखा कि ऐसे समस्याएं हैं। फिर आलोचना के रूप में देखते हैं कि इसका क्रिटिसाइज भी होता है, तो क्रिटिसाइज में संविधान सभा के गठन तथा कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए अनेक आधारों पर उनके जो आलोचना की जाती थी, ऐसे आलोचनाओं के रूप में हम देखेंगे कि मुख्य आलोचनाएं निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहले बिंदु पर अगर हम विचार करते हैं तो देखेंगे संविधान सभा का चुनाव जो था वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, अतः जनता की सच्ची प्रतिनिधि सभा नहीं मानी जा सकती थी। दूसरा, अगर हम इसके आलोचना देखते हैं तो इसमें कांग्रेस का लगभग एकाधिकार प्रभुत्व बना हुआ था। साइमन ने इसे हिंदुओं की संस्था के रूप में स्वीकार कर लिया था और हम लोग के बीच में प्रस्तुत भी किया था। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार अगर हम समझे इस बात को तो एक दलीय देश में संविधान सभा निश्चित रूप से एक दलीय संस्था ही थी। तीसरी आलोचना हम देखें तो देखेंगे संविधान सभा में जो राजनीतिज्ञों का नहीं बल्कि अगर हम कहें वकील राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था, अतः उन्होंने जानबूझकर संविधान की जटिलता को यहाँ बढ़ाने का काम किए। चौथी आलोचना अगर हम समझते हैं तो चौथे आलोचना में हम निश्चित रूप से देखेंगे कि संविधान को लोकप्रिय जो अनुज्ञप्ति था या प्राप्त नहीं हो सका था, न तो सभा के सदस्यों का चुनाव यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हुआ था और न ही उसके द्वारा बनाए हुए जो संविधान को ही लोकमत संग्रह द्वारा अनुसंक्षिप्त कराया गया था। तो इस तरह से आपने देखा पहले प्रश्न को। अब हम विचार करते हैं दूसरे इसके महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ जो भी हम प्रश्न रखे हुए हैं सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप एक बार गौर से देखते रहें, निश्चित रूप से आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर करेंगे। यह मेरा पूरी तरह से भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो आपने जैसे पहले प्रश्न में अभी विचार किया कि भारतीय संविधान के जो संविधान सभा है उस चीज़ को आपने समझा।
तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में आप मुख्य रूप से इस बात को समझेंगे कि भारत का संविधान जो है, या भारतीय इतिहास में स्वतंत्र भारत का संविधान यहाँ भारतीयों की एक अभूतपूर्व कृति के रूप में तैयार किया गया है। भारत का संविधान कई दृष्टियों से, अगर आप समझते हैं इस तरह से, कि कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व के अन्य संविधान के अगर आप तुलना करें, कि अन्य संविधानों की बात अगर करते हैं, तो अन्य संविधानों की भांति अपनी कतिपय निजी विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान में अगर विश्व में महत्वपूर्ण स्थान की बात समझें, तो विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम स्थान रखता है। इस बात को आपको समझना होगा। इसके संविधान में अगर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान जैसे है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले अगर विशेषताओं में आप यहाँ जिक्र करते हैं, तो आप सबसे पहले एक पॉइंट के रूप में देखते हैं कि विशाल संविधान, यानी विश्व का सबसे विशाल संविधान। विश्व का सबसे विशाल संविधान का मतलब आप समझते हैं कि विश्व का सबसे विशाल संविधान, यानी इसकी विशालता इतनी विशालता है, जैसे आपने इसके पहले ही प्रश्न में आपने जिक्र किया है, इस जिक्र को देखा है कि इस संविधान को लिखने में, इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का जो समय लगा था, यह समय कितना कम है, कितना अधिक है, आप इस पे अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगाएंगे कि भारत का एक संविधान जो है, यह ऐसा संविधान है कि एक विशाल और व्यापक प्रलेख के रूप में इसे तैयार किया गया है। इस संविधान में 395 धाराएं हैं और 22 भाग है तथा 9 अनुसूचियां इसमें प्रस्तुत की गई है। इस चीज को आप याद रखना पड़ेगा, इस शब्दों को याद रखना पड़ेगा। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं कि धाराओं की संख्या 395 है, भाग इसके 22 हैं और 9 तरह की अनुसूचियां इसमें प्रस्तुत की गई है। भारत का एक नया संविधान जो भारतवासियों के द्वारा बनाया गया, इसलिए यह जनता का अपना एक संविधान के रूप में माना जाता है कि जनता का अपना संविधान है। भारत का संविधान लिखित और निर्मित दोनों तरह से माने जाते हैं, कि भारत का संविधान लिखित भी है और भारत का संविधान निर्मित भी है। यह 395 धाराओं वाला और 9 अनुसूचियों का एक व्यापक लेख के रूप में आप समझेंगे इसे, कि भारत का संविधान एक तरह से कठोर भी कहें तो कठोर से कठोर भी है, और एक तरह से आप लचीला भी समझें तो लचीला से लचीला भी है। इसकी इतनी बड़ी विशेषता है कि कठोरता के साथ आप प्रस्तुति इसका देखते हैं तो कठोर भी होता है, और इसके बाद लचीलापन में देखते हैं तो ये लचीला के साथ लचीला भी है, क्योंकि यह लिखित और संघात्मक के साथ साथ भारत का संविधान जो है लचीला है। और क्योंकि इसकी संशोधन प्रणाली, कानूनी जो विवाद होते हैं, ऐसे विवादों के दोषों से मुक्त न होकर एक तरह से सरल समझे तो बिल्कुल ही सरल है। इसमें फैलाव भी है, इसमें विकास भी है, इसमें परिवर्तनशीलता का सभी गुण मौजूद है। इसलिए भारतीय संविधान अगर कहा जाए तो विश्व के नमूना संविधान में कहा जा सकता है कि विश्व का एक नमूना। इसके बाद अगर हम विशाल संविधान के बाद देखते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ दूसरा बिंदु पे अगर हम विचार करते हैं तो संविधान की सर्वोच्चता की बात आती है कि संविधान की सर्वोच्चता है। इसमें संविधान की सर्वोच्चता किस प्रकार से है, तो हम भारत के नए संविधान की इस विशेषता को समझ सकते हैं कि उसकी सर्वोच्चता, यानी कि जिसे हम सुप्रीमेसी कह सकते हैं, सुप्रीमेसी जो है स्वीकृति कर ली गई है। भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान का एक तरह से कहा जाए कि संरक्षक के रूप में बनाया गया है, और यदि उस पर कोई आघात करता है तो उसकी रक्षा का अधिकार उच्चतम न्यायालय को ही दिया गया है। फिर अगर हम इसके तीसरे बिंदुओं पर विचार करते हैं तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, जैसे आप संविधान के प्रस्तावना में ही पढ़ते हैं, संविधान की प्रस्तावना में देखते हैं कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है संविधान के प्रस्तावना में कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यहाँ समझ रहे हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व का यहाँ अर्थ होता है कि भारत अपने जो भौगोलिक सीमा है और विदेशी मामले हैं, ऐसे विदेशी मामलों में किसी भी अन्य देश या सत्ता के साथ, सत्ता के कानून के नियंत्रण से वह पूरी तरह से स्वतंत्र रूप में है, स्वतंत्र अवस्था में है। फिर यहाँ धर्मनिरपेक्ष की बात आता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य का यहाँ अर्थ बनता है कि भारत कोई राजकीय धर्म नहीं मानेगा, किसी भी तरह के धर्म को वो अपना राष्ट्र का धर्म नहीं मानेगा, सभी धर्मों को बराबर का अवसर देगा, सभी धर्म बराबर की स्थिति में होंगे, न ही किसी धर्म का वह पक्ष ले सकता है और न ही किसी राज्य के क्षेत्र का वह अलग अलग स्थितियों में समझ सकता है। इस तरह से इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। फिर इसके एक अलग स्थिति में देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष के साथ अगर आप देखते हैं कि संघवाद, यानी संघवाद की जो स्थिति होता है, संघवाद के जो वर्णन होते हैं, तो संघवाद में आप समझेंगे संघात्मक राज्य के रूप में कि भारत जो होगा
भारत राज्यों का एक संघ होगा जिसे हम यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में समझते हैं। आगे आपको और भी पढ़ने की स्थिति में मिलेगा कि यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में भारत को माना जाता है। भारतीय संघ ऐसे 28 राज्यों में विभक्त था और 7 उसमें केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन आज के परिस्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ है। आज के जो माहौल है, आज के जैसे आप कश्मीर, जम्मू कश्मीर को लेते हैं कि यहाँ संघ शासित क्षेत्र के रूप में जम्मू कश्मीर जो हुआ करता था, ऐसे जम्मू कश्मीर को यहाँ एक राज्य का, यानी कि राज्य का उसे दर्जा दिया गया, यहाँ 2 राज्य उसको वितरित किया गया। तो इस तरह से केंद्र तथा इकाई राज्यों के बीच 3 सूचियां, जैसे 3 सूची में इसको बांटा गया है। एक होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, या तीसरा होता है समवर्ती सूची, जिसको अलग अलग ढंग से आप पढ़ेंगे। संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरा होता है आपका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो तीनों को आप अलग अलग ढंग से समझें तो संघ का मतलब क्या है कि जिस नियम को, जिस कार्य को संघ के द्वारा प्रस्तुत किया जाता हो, जो नियम संघ के द्वारा प्रस्तुति दिया जाता हो, वह संघ सूची में आता है। यानी उसमें निर्णय लेने का कार्य, उसमें विशेषाधिकार संघ को होता है, देश को होता है, संघ सूची में आता है। और राज्य सूची का मतलब होता है कि जो राज्य के विषय होते हैं, राज्य संबंधित जो नियम होते हैं, राज्य से संबंधित जो कार्य होते हैं, ये राज्य सूची में आता है। और समवर्ती सूची का मतलब आप समझेंगे कि समवर्ती सूची वह सूची होता है जिसमें संघ और राज्य दोनों के सम्मिलित रूप से होता है, वह समवर्ती सूची में होता है। तो दोनों प्रकार की सरकार जो सत्ता अपने अपने क्षेत्र से एक तरह से कहा जाए कि सर्वोच्च स्थिति में होता है। फिर आप देखेंगे शक्तिशाली केंद्र के रूप में, यानी कि शक्तिशाली केंद्र के रूप में अगर आप समझते हैं तो भारत में एक शक्तिशाली तथा सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की स्थापना किया गया है। और साथ ही ऐसा इसलिए किया गया है कि सभी जो विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं इसको नष्ट करके एक ही नागरिकता प्रदान किया जाए, एक ही राजभाषा बोला जाए, एक ही न्यायपालिका पर विश्वास रखा जाए, अखिल भारतीय प्रशासन सेवाओं, प्रशासनिक जो सेवा है इसकी स्थापना करने का कार्य किया गया। और साथ में राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां और राज्य के राज्यपाल को भी यहाँ देखा जाता है कि, और इसके साथ साथ आदि जो केंद्रीय कार्यपालिका है के द्वारा बहाली की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। फिर अगले बिंदुओं पे संसदीय जो पद्धति है, इस संसदीय पद्धति में आप विचार करेंगे संसदीय पद्धति किस प्रकार की बनाई गई है। तो भारतीय संविधान जो है इसके अनुसार संघ और राज्य दोनों क्षेत्रों में यहाँ संसदीय पद्धति की स्थापना की गई है। यद्यपि अगर हम कहें कि भारत सरकार का प्रधान राष्ट्रपति होता है और समस्त राजकीय आदेश उसी के नाम से पारित भी किए जाते हैं, तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति की बात नहीं आती है। फिर आप यहाँ संसदीय पद्धति के बाद देखेंगे जनता के मौलिक अधिकारों का प्रतिपादन हमारे संविधान में किया गया है कि जनता के मौलिक अधिकार, यानी कि भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का बड़े विशद रूप से प्रतिपादन भी किया गया है। न्यायपालिका के मूल अधिकारों का संरक्षक भी बनाया गया है इसे। फिर यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो जिक्र किया जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतवासियों की एक तरह से हम समझें तो अपूर्ण निधि होता है, और ऐसे अपूर्ण निधि के रूप में है जबकि संविधान में इसका समावेश असामान्य और परंपरागत रूप से यह माना जाता है। चूंकि राज्यों में नीति निर्देशक तत्व जो है इससे संबंधित उपबंधों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी वे देश के शासन में आधारभूत तत्वों के रूप में समझे जाते हैं। फिर आप स्वतंत्र न्यायपालिका को देखेंगे कि यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई गई है, अर्थात भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका को संसदीय और राज्यों की व्यवस्थापिका है, इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को व्याख्या करने तथा विशेष प्रकार के परिस्थितियों में उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार भी दिया गया है। अतः न्यायपालिका संविधान की एक संरक्षक के रूप में मानी जाती है। पुनः आप यहाँ देखेंगे एक ही नागरिकता, यानी भारत में दोहरी नागरिकता का प्रबंध तो है नहीं, एक ही नागरिकता यहाँ दिया जाता है संविधान की भाषा में ही। अगर इसके भाषा में भी हम देखते हैं कि भारत के मौलिक एकता पर भी यहाँ अधिक महत्व दिया गया है। खासकर भारत में एक ही नागरिक की व्यवस्था भी की गई है, एक ही तरह की नागरिकता की प्रबंध किया गया है। संघात्मक सरकार में प्रायः दो नागरिकता होती है, एक संघ की और दूसरे इकाइयों की, लेकिन भारतीय संघ में द्वैध शासन की व्यवस्था होने पर भी सारे राष्ट्रों के लिए एक ही नागरिकता का प्रबंध भी किया गया है। फिर आप देखेंगे एक ही राष्ट्रभाषा, यानी हमारे देश के संविधान में यह वर्णन किया गया है एक ही राष्ट्रभाषा होगा, अर्थात भारतीय संविधान जो है इसके अनुसार भारत में एक ही राष्ट्रभाषा यानी कि हिंदी को अपनाया गया है, हिंदी की व्यवस्था की गई है।
जबकि आप आयरलैंड के संविधान को देखेंगे, कनाडा के संविधान देखेंगे, वहां दो भाषाएं बनाई गई है। कनाडा और आयरलैंड में एक भाषा राष्ट्र के लिए है और दूसरी राज्य के लिए बनाई गई है। वहीं सारे राष्ट्र के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। फिर एकरूपता की बात आप समझें। एकरूपता में आप देखेंगे कि एकरूपता यानी कि सब हमारे संविधान में सभी को एक ही माना गया है। भारतीय संविधान में सभी जो बुनियादी विषय हैं इसमें एकरूपता लाने पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है और इसके बाद संशोधन की सरल प्रक्रिया हमारे संविधान में लाई गई है। संशोधन की सरल प्रक्रिया ने भारतीय संविधान न तो बहुत ही लचीला माना जाता है और न बहुत ही कठोर माना जाता है। यानी इसे हम फ्लेक्सिबल भी नहीं मान सकते हैं, इसे हम रिजिड भी नहीं मान सकते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें उससे उपबंधों के संशोधन करने के लिए राज्यों को अगर हम समझें तो राज्यों का समर्थन प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। इसी प्रकार से संविधान के विशेष विषयों के संशोधन में एक अलग प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई है और इस तरह भारतीय संविधान जो बनाया गया है इसमें एक स्वयंभू संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। दुनिया के किसी भी देश के संविधान में इसकी तुलना अगर हम करें तो इसकी तुलना हम किसी भी संविधान से नहीं कर सकते हैं। विश्व का चाहे कोई भी देश हो, यहाँ स्वयंभू संघ का निर्माण कर संकटकालीन परिस्थितियों पर भी विजय पाने की कोशिश की गई है। यह तो भारतीय संविधान निर्माताओं की राजनीतिक दक्षता का एक परिचायक माना जाता है। अतः भारतीय संविधान विश्व का एक अनूठा और एक तरह का सबसे सुदृढ़ संविधान माना जाए, सबसे हष्टपुष्ट संविधान माना जाए तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति की बात नहीं आता है। इसी तरह से यहाँ तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे, तीसरे प्रश्न में जो वर्णन किया गया है कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके संबंध में सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मौलिक अधिकार होता क्या है। अगर इस प्रश्न को हमें समझना है, यहाँ नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में अगर हमें जिक्र करना है तो सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि मौलिक अधिकार होता क्या है। मौलिक अधिकार किससे कहते हैं, मौलिक अधिकार से हम क्या समझते हैं। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य के सामाजिक जीवन में अगर कहा जाए कि अंतर्निहित होते हैं और जिन्हें राज्य के जीवन का आधार स्तंभ स्वीकार करने का काम करते हैं। इनके अभाव में राष्ट्र और व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक जो प्रगति होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रगति पर यह देखने के लिए मिलता है। उस एक अगर हम कहें कि एक विद्वान के माध्यम से भी हम इस बात को समझते हैं तो हम देखेंगे कि जिस देश के प्रजातांत्रिक सरकार होती है उस देश के संविधान में चाहे वहाँ के जो नागरिक होते हैं, वहाँ की सरकार जो संसदीय हों अथवा अध्यक्षात्मक सरकार हों, मौलिक अधिकारों का वर्णन वहाँ कर ही दिया जाता है, जिसका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका उल्लंघन नहीं कर पाती है या नहीं कर सकती है। ऐसे स्थिति में अब यहाँ पे एक प्रश्न हम लोगों के बीच में उपस्थित होता है, एक प्रश्न खड़ा होता है। जिस प्रश्न के बारे में हम समझें तो प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों का यहाँ क्या प्रयोजन होता है, इस प्रयोजन को समझना जरूरी होता है कि प्रत्याभूत जो मौलिक अधिकार हैं इसका उत्तर देते हुए एक विद्वान VM जो पैली हैं इन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में नागरिकों की स्वतंत्रता पर अधिकार जो होते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार महत्व रखता है क्योंकि इसके द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास निश्चित रूप से होता है। अतः नागरिकों को स्वतंत्र रहने के लिए ही शासन का इतना बड़ा ढांचा तैयार किया जाता है। इसलिए मौलिक अधिकार तभी हम समझेंगे, मौलिक अधिकार सभी प्रजातांत्रिक राज्यों की एक आधारशिला होती है। जैसा कि प्रोफेसर लास्की ने भी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ संविधान के मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ऐसे संविधान के मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहेगी और राष्ट्र उसका संरक्षण भी करता रहेगा। खासकर हम ऐसे स्थितियों में या वास्तव में भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में कहा जाए कि एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में हम समझ सकते हैं। यहाँ नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो जिक्र किया जाता है ये संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, इसलिए राज्य की जो शक्तियां हैं, राज्य के जो पावर्स हैं, इस पर ब्रेक का यह काम करता है। एक तरह से कंट्रोलिंग का पावर होता है, कंट्रोलिंग पावर इस पे होता है। राज्य के तानाशाही को भी रोकने का काम करते हैं क्योंकि मौलिक अधिकार नहीं होगा तो आप देख रहे हैं आज के संदर्भ में जो एक तरह के सरकार जो भी बन रही है वो अपने आप को तानाशाही के रूप में प्रस्तुत हो रही है। चाहे कोई भी सरकार हो वे तानाशाह बन सकती है अगर ये मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त नहीं हुए रहते। संविधान में मौलिक अधिकारों का अगर जिक्र नहीं किया गया होता, संविधान में मौलिक अधिकार नहीं होते तो सरकार निश्चित रूप से यहाँ पे तानाशाही सरकार हो जाती जिसे डिक्टेटरशिप यहाँ गवर्नमेंट के रूप में हम समझ सकते थे। लेकिन राज्य इन अधिकारों का सरलतापूर्वक अंत नहीं कर सकता है, कारण
कि साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम जो भी पाठक होते हैं, यह बात हमें समझ लेना जरूरी होता है कि समाज में व्यक्ति को एक तरह से अब्सोल्यूट यानी कि अवैध रूप में हम समझें या ऐसे समझें कि असीमित अधिकार हमें प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि इससे सर्वथा जो गड़बड़ी फैल जाती है। ऐसे गड़बड़ी के लिए इसलिए इस अधिकारों पर यह प्रतिबंध होना बेहद ही जरूरी होता है। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इस मौलिक अधिकार के बारे में हम समझेंगे कि भारतीय नागरिकों को संविधान प्रदत्त कई तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसे हम अलग अलग रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि समता का अधिकार। तो समता का अधिकार में कई तरह के इसमें समता के भी अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार पहले हम समझेंगे क्या है। तो समता का अधिकार जो है, समता प्रजातंत्रात्मक सरकार की एक तरह से कहा जाए तो एक तरह का उसका सूल होती है, आत्मा होती है, जान होता है, उसका प्राण होता है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद आप 14 में देखेंगे, 15 में देखेंगे, 16 में देखेंगे, 17 में देखेंगे और पुनः 18 में देखेंगे। तो इस अनुच्छेद में समता संबंधी अधिकारों का बहुत ही विस्तृत ढंग से विवरण किया गया है। भारत के सभी नागरिकों को कानून के नज़र में, कानून के निगाह में, कानून के दृष्टि में एक समान अधिकार दिए गए और सबों को समान रूप से कानून के समक्ष प्राप्त किए गए हैं। राज्य की ओर से रक्त के बारे में देखें, धर्म के बारे में देखें, जाति के बारे में देखें, रंग के बारे में, वंश के बारे में, ऊंच नीच के अवसर के बारे में समझें, अमीर गरीब आदि किसी भी वर्ग के जो किसी भी विशेष नागरिकों के साथ किसी विशेष तरह के भेदभाव नहीं किए जा सकते हैं। किसी को विशेष और किसी को छोटा बड़ा, किसी को जाति धर्म, किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। भेदभाव अगर किया जाता है तो नागरिकों को अलग अलग तरह से समता पाने का अधिकार दिया गया है। इस तरह का अधिकार हम प्रत्येक जनता को कहा जाए कि अधिकार सभी जनता को दिए गए हैं। और ऐसे अधिकारों में अगर हम देखें तो अलग अलग समता के अधिकार में सबसे पहले हम देखें कानून के समक्ष समता। कानून के सामने भी हम समान हैं। इक्वावेलेंट बिफोर लॉ। इक्वावेलेंट बिफोर लॉ में जब हम बात करते हैं तो भारत के सभी नागरिक कानून के नज़र में, कानून के दृष्टि में एक समान ही होते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन की सुरक्षा और उन्नति के अवसर न्यायालय द्वारा समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने कानून संघों को समान अवसर प्रदान करते हैं। आप संविधान के धारा 14 में देखेंगे, एक्ट 14 में आपको ये मिलेगा कि इसके अनुसार कहा गया है, जैसे आप संविधान पढ़ते हैं, संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे एक्ट 14 में कहा गया है कि द स्टेट शैल नॉट देनी टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बात समझ में आ रही है ना। इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अर्थात एक्ट 14 में फिर वर्णन किया गया है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ब्रिटिश कॉमन लॉ की, जैसे ब्रिटिश संविधान जो है, तथा यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, अमेरिकी संविधान की यह देन प्रस्तुत की गई है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और इस तरह से आप देखिए अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय जो है, तो सर्वोच्च न्यायालय की भांति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह स्पष्ट रूप से विवरण दिया है कि यहाँ कर निर्धारण या अन्य किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या सरकार नागरिकों की विभिन्न वर्गों में रखती है तथा उनके बीच भेदभाव कर सकती है, तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। फिर आप सामाजिक समता की बात करेंगे, जैसे कानून के समक्ष समता देखें, आप यहाँ कानून के प्रति देखें, इसके बाद आप समाज के प्रति देखेंगे कि सामाजिक समता में जो होता है, सामाजिक समता किस प्रकार की होती है। तो सामाजिक समता यानी सोशल इक्वालिटी आपके संविधान के जैसे धारा यहाँ 14 से लेके 18 तक का जो विवरण दिया गया आपको, संविधान ने स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा हुआ है कि प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ रिलीजन्स, रेस यानी रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस, इस तरह से आप विवरण देखेंगे। और बर्थ अपबर्थ यानी कि इसमें किसी भी तरह से आप जो रिलीजन के बारे में देखें, रेस के बारे में देखें, कास्ट के बारे में देखें, सेक्स के बारे में देखें, प्लेस के बारे में देखें, बर्थ के बारे में, यानी कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने में कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ यहाँ पे यह बनता है कि किसी भी नागरिक को यहाँ दुकानों पे, सार्वजनिक स्थानों पे, भोजनालयों में, होटलों में, सिनेमा घरों में, सरकार द्वारा निर्मित जो कुएं हैं, जलाशय हैं, सड़कें हैं और सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग करने से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि सामाजिक न्याय के प्रति, सामाजिक समता के प्रति सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। जो संविधान की धारा 15 के अपवाद में औरतों, बच्चों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के
हेतु अगर हम देखें तो जिनका एक सामाजिक दृष्टिकोण से शोषण पहले किया जा रहा था, संविधान विशेष व्यवस्था यहाँ कर सकता है। फिर आप देखेंगे यहाँ सामाजिक समता के साथ साथ आप देखेंगे अवसर की समता, यानी अवसर जो है, अवसर की समानता। तो अवसर की समता, इसका अर्थ यह बनता है कि केवल मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और धर्म इत्यादि के आधार पर राज्य के भीतर किसी भी पेशा के रूप में, रोजगार के रूप में, नियुक्ति और पदोन्नति के रूप में यहाँ ऐसे स्थितियों में किसी भी नागरिकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे नागरिक व स्त्री हो या नागरिक व पुरुष हो, या किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। फिर आप यहाँ अगले बिंदुओं पर देखेंगे अस्पृश्यता के आधार पर, यानी कि छुआछूत जो भेदभाव होता है अस्पृश्यता के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर भी आप ऐसे पाएंगे कि हमारे संविधान के जैसे यहाँ संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। चूंकि अछूत समझे जाने वाली जो भी समझे जाने वाली जातियां हैं, उन्नति के लिए विशेष उनको सुविधाएं दी गई है। अस्पृश्यता के कारण ही आप देखेंगे आचरण करने वाले को 6 माह की सजा दी जा सकती है या 1000 रुपया दंड के रूप में उस पर लगाया जा सकता है। अस्पृश्यता के अंत में जो लाभ हुआ उससे संबंध में अगर कहें कि विद्वान अलग अलग अपने विचारों को रखते हैं, और इस तरह से आज देखें कि 5 करोड़ निवासियों को युग युगांतर से चले आ रहे हैं, जैसे ग्लानिपूर्ण सामाजिक स्तर से उठाने का काम किया गया है। यहाँ महात्मा गांधी द्वारा किए गए क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन जो रहा है, इस पर एक वैधानिक मुहर भी लगा दी गई है। और इसके बाद आप देखेंगे कि उपाधियों का अंत भी कर दिया गया, यानी समता के अधिकार के साथ साथ उपाधियों का अंत भी किया गया। उपाधियों के अंत में जैसे इसके द्वारा शिक्षा तथा सेना संबंधी उपाधियां हैं, इसके अलावा सभी तरह की जो उपाधियां हैं, किसी भी तरह के जो टाइटल्स दिए जाते हैं, ऐसे टाइटल्स का अंत कर दिया गया है। उपयुक्त दोनों ही तरह से अगर हम देखें तो ऐसे उपाधियों को छोड़कर किसी विदेशी उपाधि को कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। वह उक्ति ऐसा व्यक्ति जो भी अगर हम देखें, ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार की सेवा में है लेकिन राष्ट्रपति की आज्ञा लेकर विदेशी राज्यों की उपाधि प्राप्त कर सकता है। अगर वह आज्ञा नहीं लेता है तो भारत के जो यहाँ संविधान है, संविधान के वो विरोध में कार्य होगा। अब इसके बाद देखते हैं राइट टू लिबर्टी ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार जो देखेंगे, राइट टू लिबर्टी ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसके अंतर्गत देखेंगे कि एक विद्वान अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि स्वतंत्रता ही जीवन है, स्वतंत्रता ही मानव के लिए जीवों के लिए जीवन होता है। इसके अभाव में नागरिकों के सारे विकास कुंठित हो जाते हैं, सारे विकास वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं, उनकी सारी सुविधाएं समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप वे अपने अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ भी हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि स्वतंत्रता नियंत्रण न हो, स्वतंत्रता मिले हमें लेकिन यह नियंत्रित स्वतंत्रता हो। अतः स्वतंत्रता को सीमित होना चाहिए। जैसे बर्क महोदय ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उसका सीमित होना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं होता है, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। संविधान की धारा 19 से लेकर 22 तक यह विवरण दिया गया है। आप यहाँ देखेंगे कि संविधान की धारा 19 से लेकर 22 तक में आप देखेंगे, पाएंगे इसे कि स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें 9वीं धारा में अत्यधिक महत्वपूर्ण इसे माना जाता है, जिसके अनुसार नागरिकों को निम्नलिखित तरह की स्वतंत्रता दी गई है, अलग अलग तरह की दी गई है। सबसे पहले अगर देखें तो भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य को दिया गया है। बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। संस्था और इसके बाद समुदाय बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद संपत्ति प्राप्त करने तथा खर्च करने की स्वतंत्रता दी गई है। पेशा करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। बंदीकरण और निरोध के संबंध में संरक्षण की स्वतंत्रता भी दी गई है। तो इन तमाम बातों का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका राइट टू लिबर्टी ऑफ फ्रीडम यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है। पुनः आप तीसरे बिंदुओं पर देखेंगे कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आप देखते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के बारे में अगर समझते हैं तो संविधान के धारा 24 और यहाँ पे 25 में वर्णन किया गया है। संविधान के धारा 24 और 25 में आप देखेंगे कि 24 और 25 में मुख्य रूप से वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार का विस्तृत रूप से विवरण दिया गया है। और इस विस्तृत विवरण में जिसके द्वारा कहा जाए कि यह घोषित भी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शोषण कार्य करने का अधिकारी नहीं है। अतः मनुष्य का क्रय विक्रय होना, बेगार अथवा बलात्श्रम आदि को अपराध घोषित किया गया है। राष्ट्रीय हित के लिए सारे काम ये कराए जा सकते हैं, फिर भी राज्य जो है यहाँ अनिवार्य काम
लेने में धर्म के रूप में, जाति के रूप में, वंश के रूप में और वर्ग के आधार पर नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है और नहीं करेगा, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बालक या बालिकाएं हैं उसे कारखानों में, खानों में, दूसरे खतरनाक कामों में, साथ ही साथ स्त्रियों को भी कल कारखानों में, खानों में और खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता है। अगर ऐसा करते हुए कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो वो काम करने वाला भी तो दोषी है और काम कराने वाला भी दोषी होता है। ऐसे स्वास्थ्य उसका गिर सकता है और इस तरह से स्वस्थ माँ का संतान भी स्वस्थ ही होता है और जो ऐसे जिसका स्वास्थ्य गिर जाएगा तो अस्वस्थ का संतान भी तो अस्वस्थ होता है। ये बात आप भली भांति समझ रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि चौथे बिंदुओं पर राइट टू रिलीजन और राइट टू, यहाँ पे जैसे रिलीजियस फ्रीडम की बात अगर हम करते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी इसमें हम पाएंगे कि संविधान की धारा 25 में, 26 में, 27 में और 28 में विवरण दिया गया है। यहाँ संविधान की धारा 25 से लेकर 26, 27, 28 इस सब में विवरण दिया गया है कि धर्म के विरुद्ध में, यानी कि यह वर्णन किया गया है कि इसलिए तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य ही बनाया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य इसको माना गया है। राज्य के किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है, किसी को हेय नज़र से नहीं देखा जा सकता है। भारत के नागरिकों को किसी भी आय में नैतिकता और स्वास्थ्य को अगर हम कहें कि प्रधानता यहाँ हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है। बिना अपना धर्म पालन करने का पूरा हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि हर कोई अपने धर्म को स्वेच्छा से मान सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। अतः नागरिकों को यह अधिकार है कि अपने विश्वास के अनुसार, अपने विश्वास के हिसाब से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। जो धारा 25 के अनुसार उन्हें स्वास्थ्य और इसके साथ साथ जो सदाचार और सार्वजनिक व्यवस्था है इत्यादि के नियमों का पालन के अनुसार ही उन्हें स्वास्थ्य के रूप में और इसके साथ साथ ऐसे पालन करते हुए नागरिकों को धर्म प्रचार करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। इसी आधार पर सभी नागरिकों को धार्मिक संस्था खोलने का भी अधिकार दिया गया है। धारा 27 के अनुसार किसी भी धर्म को सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा तथा धारा 28 में यह बात कहा गया है कि सरकारी अनुदान पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म की पढ़ाई नहीं होगी। राज्य की ओर से धर्म के लिए कर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार की जो बात है, इससे संबंधी बातों के हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है। ऐसा होने का एकमात्र कारण यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और ऐसे किसी भी धर्म को विशेष सुरक्षा नहीं दिया जा सकता है और किसी को विशेष ढंग से असुरक्षित नहीं किया जा सकता है। फिर आप देखेंगे अगले बिंदुओं पर अगर आप विचार करते हैं तो कल्चर ऑफ एजुकेशन एंड राइट्स की बात अगर करते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करते हैं, तो यहाँ संस्कृति यानी कल्चर की जो बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे संविधान की धारा 29 और 30 में यह विवरण दिया गया है। 29 और 30 में जिक्र किया गया है कि यहाँ संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है, ऐसे धाराओं में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसका एकमात्र यह उद्देश्य बनता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की भाषा और संस्कृति की रक्षा करना। भारत एक विशाल देश है, ये भली भांति आप समझ रहे हैं कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ विभिन्न भाषा भाषी लोग हैं। भारत के धार्मिक जनता की संस्कृति की रक्षा की चेष्टा भी की गई है। यहाँ अल्पसंख्यक की शिक्षा और संस्कृति की भी रक्षा की व्यवस्था की गई है। संविधान में यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि भारतीय नागरिकों को वे अगर कहा जाए कि चाहे भारत के किसी भी कोने में बसते हों, किसी भी कोने में निवास करते हों, उन्हें अपने संस्कृति के रूप में लिपि आदि की सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। लिंग के बारे में, धर्म के बारे में, वंश के बारे में, जाति के बारे में, पुनः अगर आप देखें यहाँ गोत्र के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में पढ़ने और पढ़ाने से रोका नहीं जा सकता है। अपनी इच्छा से लोग शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं, ऐसे स्वतंत्रताएं दी गई है। फिर आप देखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अधिकार के रूप में देखेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संविधान के धारा 31 और 31 क और ख, इसमें दो तरह के खंड आते हैं। 31 में जो क है और 31 ख में यह वर्णन किया गया है कि इसके संबंध में संपत्ति के अधिकार हर किसी को दिए गए हैं। संविधान का व्यक्तिगत जो यहाँ पे व्यक्तिगत संपत्ति है, इसका अधिकार ऐसे स्वीकृत किया भी गया है और इसके साथ साथ सभी व्यक्ति के संपत्ति की रक्षा करने का
राज्य का कर्तव्य बनता है, राज्य का एक ड्यूटी बनता है, कानून के द्वारा ही किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। लेकिन राज्य सार्वजनिक हित अथवा कार्य के लिए किसी भी चाल और कोई भी अगर चल संपत्ति होता है या अचल संपत्ति होता है, जैसे चल और अचल संपत्ति के बारे में यह अधिकार रखता है, जैसे कि सड़क या पुल बनाने के लिए, कल कारखाने बनाने के लिए और रेल लाइनें बिछाने के लिए, परंतु सरकार इसका मुआवजा भी देती है, यानी कि जो भी सरकार संपत्ति लेती है उसके बदले में मुआवजा भी देती है। इसके लिए राज्य को सर्वप्रथम राष्ट्रपति की स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। और कुछ राज्य में भूमि सुधार संबंधी कानूनों को अवैध घोषित करने पर संविधान में आवश्यक संशोधन भी किए गए हैं और न्यायपालिका का अधिकार यहाँ कम कर दिया गया है। ठीक इसी तरह से जैसे राष्ट्रीय जो यहाँ पे देखेंगे संविधान का पहला, चौथा और सातवां संशोधन है, इसी से संबंधित है। पुनः आप 1964 ईस्वी की बात को समझें। संविधान का जो 17वां संशोधन है, इस संशोधन का उद्देश्य होता है कि रैयतवाड़ी जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार को सीमित करके भूमि सुधार के मार्ग की जो बाधाएं हैं, इस बाधाओं को दूर करना। इसके अनुसार सरकार रैयतवाड़ी जमीन पर को भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए मुआवजा देकर छीन सकती है, ऐसा राज्य को अधिकार दिया गया है। 1969-70 ईस्वी की स्थिति को देखें कि बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तथा देशी नरेशों की शाही थैली तथा विशेषाधिकारों की समाप्ति के संबंध में सरकार ने जो निर्णय लिए उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में अस्वीकार कर दिया गया। उसके आधार पर सरकार को यह निष्कर्ष निकालना पड़ा कि संशोधन किए बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए 1971 ईस्वी में या 1971 ईस्वी के संविधान के 25वें संशोधन के अनुसार नागरिकों के जो अधिकार थे इसको सीमित कर दिया गया। जैसे अनुच्छेद 32(2) में अब देखेंगे कि मुआवजा शब्दों को हटा दिया गया और उसके स्थान पर राशि शब्द को जोड़ दिया गया कि मुआवजा नहीं दिया जाएगा, उसके बदले में राशि दिया जाएगा। जैसे मूल अधिकारों के अंतर्गत जो संपत्ति है, संपत्ति के अधिकारों को शामिल किया गया था, किंतु दिसंबर 1978 ईस्वी में जो 44वां संशोधन हुआ, इस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को अब केवल एक तरह का विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट के रूप में ही माना जा रहा है। अनुच्छेद 300 में अगर आप देखेंगे कि इसके स्पष्टीकरण यहाँ होता है। और फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है आपका, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में अगर देखेंगे संविधान की धारा 32, 33, 34 और 35 में अगर आप देखते हैं इसका विवरण 32, 33, 34 और 35 में आपको मिलेगा। 32, 33, 34 और 35 में आपको मिलेगा कि यहाँ पे मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, क्योंकि संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख मात्र से ही नागरिक उनका शोषण नहीं कर सकते हैं। उनकी रक्षा की भी जो बात की जाती है, ऐसे रक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो ये सब अधिकार जो हैं संविधान और उनके रक्षा के लिए एक तरह से समुचित जो संवैधानिक प्रबंध है यह किया जाए, अतः उन पर एक तरह से अधिकतम या अतिक्रमण के रूप में यह बनाया गया है। और ऐसे आज्ञा के माध्यम से आज्ञाएं और आदेश जारी करने का अधिकार यह प्राप्त है, जिसके द्वारा मौलिक अधिकार कार्यान्वित हो सके। प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है और खासकर उच्चतम न्यायालय को भी इसके लिए निर्देश और लेख जारी करने का अधिकार है। राज्य में बनाए गए हैं उच्च न्यायालय को भी अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि अधिकारों को बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश के रूप में, जैसे मैंडमस के रूप में अगर हम समझें, प्रतिषेध के रूप में यानी प्रोहिबिशन के रूप में हम समझते हैं, अधिकार परीक्षा यानी को वारेंडो के रूप में, या फिर हम कैरेटरी के रूप में समझते हैं यानी कि उत्प्रेक्षण इत्यादि के रूप में हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझे, और मौलिक अधिकारों के साथ साथ भारतीय नागरिकों के कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। पुनः हम प्रश्न में जब आप देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का क्या अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना करने की बात है, तो इसमें हम देखेंगे सीधे आधार पे देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है इसके स्वतंत्रता के अधिकारों का किस तरह से विवरण दिया गया है, किस तरह से प्रस्तुत इसका विवरण किया गया है। तो भारतीय संविधान के आप 19 अनुच्छेद में देखेंगे, 19 से लेकर 22 तक, 19, 20, 21, 22 में देखेंगे कि नागरिकों को विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, कई तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है। इस अधिकारों में अनुच्छेद 19 में आप देखेंगे कि वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार यह प्रमुख है, जिसे हम संविधान के एक तरह का की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हम समझते हैं कि संविधान की कुंजी यानी चाबी समझते हैं, संविधान का चाबी है। संविधान के अनुच्छेद 19 में इस स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार से अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर बिंदुओं पर देखते हैं तो भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब आप समझ रहे हैं, और अभिव्यक्ति इसमें आप सीधे शब्दों में समझेंगे कि भाषण और अभिव्यक्ति क्या है
भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि भारत के प्रत्येक नागरिक जो भी हैं को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वो भाषण दे सकता है, लेख लिख सकता है, उसे मुद्रित करा सकता है, अन्य अन्य प्रकार से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। परंतु नागरिकों को इस स्वतंत्रता का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। देश की सुरक्षा के नज़र से विदेशों में मैत्रीपूर्ण संबंध और सदाचारपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए इस स्वतंत्रता पर सरकार नियंत्रण रखने के लिए कानून का निर्माण कर सकती है, ऐसा भी प्रावधान है। अपमान लेख, अपमान वचन, मानहानि, न्यायालय का अपमान या न्यायालय का अवमानना तथा अपविष्ट जो अशिष्टता के विधान को रोकने के लिए सरकार कानून बना सकती है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अपराध रोकने के लिए भी सरकार उचित कानून का निर्माण कर सकती है। इसे आलोचक कहते हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा की आड़ लेकर सरकार ऐसे कानून बना सकती है जिसके द्वारा भाषण और विचार अभिव्यक्त की जो स्वतंत्रता की बात आती है। आलोचक का यह भी कहना है कि सरकार अल्पसंख्यक दलों के साथ साथ अल्पसंख्यक विचारों को प्रचार रोकने के लिए कानून बना सकती है। खासकर आलोचक के तर्क में यह बल है, परंतु ध्यान देने की बात यह बनती है कि सरकार जो भी है इसके स्वतंत्रता सिर्फ जो युक्तिसंगत प्रतिबंध लगा सकती है। प्रतिबंध जो है युक्तिसंगत है या नहीं, इसके लिए निर्णय का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। फिर आप देखेंगे इसका शांतिपूर्व और जो हथियार रहित सभा करने का अधिकार, जो पीछे भी मैंने वर्णन किया है, शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित जो सभा करने का अधिकार दिया गया है कि नागरिक को, यानी भारतीय नागरिक हैं, ऐसे नागरिकों को शांतिपूर्ण और हथियार से विहीन सभा करने का अधिकार दिया गया है, जुलूस निकालने का अधिकार दिया गया है, एकत्र होने का अधिकार दिया गया है। ऐसी स्वतंत्रता दी गई है। खासकर सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के हित में राज्य एवं अधिकार के प्रयोग पर युक्तिसंगत या युक्तिसंगत प्रतिबंध भी लगा सकती है, और प्रतिबंध युक्तिसंगत है या नहीं इसका निर्णय करना भी न्यायालय के हाथ में ही होता है। पुनः तीसरे बिंदुओं पर अगर हम विचार करें तो समुदाय और संघ बनाने का भी अधिकार दिया गया है, यानी कि यह स्वतंत्रता जो है श्रमजीवियों के लिए विशेष रूप से अधिकार एक तरह से दिया गया है। इसके अनुसार नागरिकों को समुदाय या संघ बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, परंतु इसके संबंध में यह भी व्यवस्था की गई है कि वैसे संघ या समुदाय नहीं बनाए जा सकते हैं जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता में बाधा उपस्थित करते हों। ऐसा संघ बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। पुनः हम चौथे बिंदुओं पर विचार करें तो इसमें पाएंगे कि भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं इसमें सर्वत्र बेरोक टोक के घूमने और आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत में नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्रदान किया गया है कि भारत के जो भी राज्य हैं, ऐसे राज्यों के लिए कहा जाता है कि भारत में जो भी राज्य हैं, राज्य क्षेत्र में हर जगह पे सर्वसाधारण यानी कि जनता के लिए, जनता के हित में जो अनुसूचित जाति हैं इनके हितों की रक्षा के लिए सरकार इस व्यवस्था के तहत इस स्वतंत्रता के अधिकार का युक्तिसंगत प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसा प्रावधान किया गया है। पांचवें बिंदुओं पर अगर हम देखते हैं कि भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं वहाँ कहीं भी निवास करने या वस जाने का अधिकार दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर था, उसे भी जब विशेष राज्य के दर्जा से हटाया गया तो वहाँ भी बसने का अधिकार मिल चुका है। तो इस तरह से भारत में नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने या बस सकने का स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, परंतु इस स्वतंत्रता पर भी युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सरकार सर्वसाधारण के लिए या अनुचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए भी स्वतंत्रता को नियंत्रित कर सकती है। पुनः इसके छठे बिंदुओं पर अगर हम विचार करें तो कोई भी पेशा, कारोबार, व्यवसाय, व्यापार कार्य कर सकने की स्वतंत्रता हर किसी को प्रदान किया गया है। भारत के नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वे जिस देश में चाहें, जिस पेशे को इस देश में जिस पेशे को चाहे, कारोबार को चाहे, व्यापार को चाहे, कार्य को अपनाने का वो आज़ाद है, स्वतंत्र है, चाहे अपना सकते हैं। दिसंबर 1989 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने फुटपाथ पर व्यापार करने को भी मौलिक अधिकार मान लिया है, लेकिन इस स्वतंत्रता पर सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, इस प्रतिबंध में जैसे आप देखेंगे कि अलग अलग खंडों में देख सकते हैं कि प्रतिबंध किस किस चीज़ पर लगा है, किन किन बातों पर लगा है। तो सरकार द्वारा आवश्यक वृत्तिक या शिल्पिक अर्हताओं को कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा बात है कि सरकार स्वयं या राज्य स्वामित्व अपना नियंत्रण किसी निगम द्वारा कोई पेशा या व्यापार चला सकती है, पर इस पेशे को व्यापार से नागरिक जो है पूर्णतः अथवा अंशतः वंचित किया जा सकते हैं। इस तरह का प्रतिबंध किया गया है। फिर आप सातवें बिंदुओं पर विचार करें तो देखेंगे कि
अपराध के लिए दंडित होने की सुरक्षा भी दी गई है, यानी जो भी अपराध करेगा अपराध के लिए नागरिकों को दंडित होने तथा जीवन को दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी इसके संबंध में संविधान में व्यवस्था की गई है। जो अनुच्छेद 20 में ही आप देखेंगे कि अनुच्छेद 20 में इस बात को कहा गया है कि व्यक्ति उस दिशा में कोई भी दशा हो उस दशा में दंडित किया जा सकता है जब उसने किसी प्रसिद्ध कानून का उल्लंघन किया हो। अपराध सिद्ध होने पर उसे कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया तथा एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। पुनः आप अनुच्छेद 21 में देखेंगे, 21 में भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा प्रक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद आप अगले बिंदु पर देखेंगे, 8वें बिंदु पर बंदीकरण तथा निरोध से संरक्षण। तो बंदीकरण और निरोध से संरक्षण की बात है कि संविधान के अनुच्छेद 22 में भी यह बात देखेंगे कि 22 में यह बात कहा गया है कि किसी व्यक्ति को बंदी करने के कारणों से अवगत कराए बिना हवालात में बंद नहीं किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को बंदीकरण के 24 घंटे के अंतर्गत ही दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसकी अनुमति के बाद ही उसे अधिक दिनों तक बंदी के रूप में रखा जा सकता है। परंतु उपबंध शत्रु देश के नागरिकों तथा उस बंदी पर उस बंदियों पर निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत बंदी किए जाते हैं और लागू नहीं किया जाएगा, लागू नहीं होगा। इस प्रकार विभिन्न स्वतंत्रताओं के अधिकार पर विचार किया गया है। इन स्वतंत्रताओं पर इतने सारे अगर कहे जाए प्रतिबंध लगे हुए हैं कि इनका अस्तित्व भी जो है वह खतरे में पड़ गया है। आलोचकों ने इसी आधार पर कहा भी है कि संविधान एक हाथ में मूल अधिकारों को प्रदान करता है और दूसरे हाथ में उन्हें छीन भी लेता है। इसके बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के अधिकारों की अपनी जो महत्ता है वह स्वयं ही है। स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक बन जाता है, परंतु अगर हम समझें तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वच्छंदता नहीं होता है। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है। अपने अधिकारों का प्रयोग अपने अधिकारों के लिए दूसरे के अधिकारों का हनन करना नहीं होता है, यह स्वतंत्रता नहीं है। अतः सामाजिक सुरक्षा के लिए इस पर नियंत्रण आवश्यक ही है। और इस तरह से जो अगर हम कहें तो गिरधारी लाल ने अपने बातों को रखते हुए भी बताया है कि भारत जो वर्तमान संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता की पूर्णता तथा सामाजिक रूप से आवश्यकता के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश भी करता है। तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार जिसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद अगले बिंदु पर हम विचार करते हैं और देखते हैं कि इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न यानी कि 5वां प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे 5वें प्रश्न में जो विवरण दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तथा कार्यों की विवेचना करें। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपको जानना होगा, इनके स्थिति के बारे में समझना होगा, इनके कार्यों के बारे में समझना होगा। तो इनके स्थिति और कार्यों की बात अगर हम करते हैं भारत के राष्ट्रपति के, तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत का एक तरह से कहा जाए तो संघ का अध्यक्ष होता है। भारत जो संघ है इस संघ का अध्यक्ष होता है। इसलिए संविधान को राष्ट्रपति, जो संविधान में विवरण दिया गया है कि राष्ट्रपति को अनेकानेक शक्तियों का अधिकारों से सुशोभित भी किया गया है, इसे सजाया गया। वह इन अधिकारों का अगर कहा जाए तो प्रयोग स्वयं या अपने जो अधीन के विश्वास कर्मचारी होते हैं उसके द्वारा वे कर सकते हैं। इस संबंध में संविधान के अनुसार उनके समस्त कार्यों और परामर्श की सहायता पहुंचाने के लिए एक मंत्रिपरिषद की स्थापना भी की गई है। और खासकर राष्ट्रपति की शक्ति की बात अगर हम करें तो राष्ट्रपति की शक्ति को हम अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं, अलग अलग रूपों से हम देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले शक्ति में देखें तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति में होता है। यह कार्यपालिका शक्ति जो होता है इसकी भी कार्यपालिका शक्ति जो है इसके बारे में अगर हम विस्तृत करते हैं, विवरण देखते हैं तो हम देखेंगे कार्यपालिका में कि संविधान के अनुच्छेद 53 में यह बात कहा गया है कि भारत संघ जो है यह कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि राष्ट्रपति को उन सभी विषय पर कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है जिसके संबंध में भारतीय जो संसद है, संसद को यानी लॉ के संबंध में, विधि के संबंध में या विधि बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत बहुत सी बातें यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है, बहुत सी बातें आती है। शासन का सभी कार्य जो होता है राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। सरकार के समस्त जो निर्णय होते हैं उनके ही नाम पे लिए जाते हैं। शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी नियमों का वही आदेशित भी करता है। वह राष्ट्र का यानी भारत का स्थल होता है। और इस तरह से कहा जाए कि नभ और जल सेना यानी कि स्थल सेना, नभ सेना, जल सेना यानी कि यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर के रूप में समझा जाता है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग वह कानून के अंतर्गत कर सकता है। वह स्वयं सेना के सभी पदाधिकारी की बहाली भी कर सकते हैं।
युद्ध के समय उसकी शक्ति जो होती है बहुत बढ़ जाती है। यह शक्ति जो होता है युद्ध की घोषणा तथा विदेशी राज्यों में वही संधि भी करने का काम करते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ कार्यपालिका शक्ति के बाद आप देखते हैं तो विधायी शक्ति भी राष्ट्रपति के पास, विधायी शक्ति जो होता है, विधायी शक्ति में भी राष्ट्रपति का सर्वोच्च अधिकार होता है। विधायी शक्ति में क्या है, यानी जिसे लेजिस्लेटिव पावर कहा जाता है, तो विधायी शक्ति में है कि संसार के किसी भी सर्वोच्च निर्वाचित राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति की तरह विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है। वे शक्तियां निम्नलिखित तरह की है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। वह राज्य परिषद के 12 सदस्यों का मनोनयन भी करता है। उसे लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते हैं इसको मनोनीत करने का भी अधिकार दिया गया है। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक का समय और स्थान वह निश्चित भी कर सकता है। वह संसद के दोनों सदनों को स्थगित भी कर सकता है तथा लोकसभा को विघटित करने का भी काम कर सकता है। दोनों सदनों में उसे अपना संदेश भेजने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदेश जो होते हैं दोनों सदनों को आवश्यक रूप से विचार करना भी पड़ता है। दोनों सदनों द्वारा पास किया हुआ विधेयक जब होता है तब कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं कर पाता है। वास्तव में अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति जो है यह बहुत बड़ी एक विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार दिया गया है। वह धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं या उसे संसद के पास फिर से विचार करने के लिए वापस लौटा सकते हैं। किंतु यदि ऐसा विधेयक पुनः संशोधन द्वारा संशोधित होकर या बिना संशोधन के ही मूल रूप से संसद के पास संसद से पुनः पास होकर राष्ट्रपति के पास प्रेषित किया जाता है तो उस पर वह राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति आवश्यक रूप से देनी पड़ती है। राज्य की सीमा परिवर्तन करने के बाद उनके वित्त या धन विधेयक जो होते हैं इसके नामांकन या वित्त या धन विधेयक के प्रस्तावित होने पर पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है और राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के बाद वे सब विधेयक संसद में पेश कर दिए जाते हैं। और ऐसी व्यवस्था कुछ देश में है और कुछ देशों में नहीं है। फिर आप देखेंगे कि वित्तीय शक्ति भी होता है कुछ। वित्तीय शक्ति में क्या है कि वित्तीय शक्ति के रूप में अगर हम समझते हैं तो वित्तीय शक्ति में हम देखेंगे कि संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को यहाँ वित्तीय क्षेत्र में भी व्यापक तथा जो पर्याप्त महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वित्तीय वर्ष के रूप में सुचारू रूप से राष्ट्रपति संसद के सामने जो आय व्यय होता है उस आय व्यय के रूप में भी जो वितरण करके रख सकता है। इस बजट में उस वर्ष के जो आमदनी है और खर्च का हिसाब किताब भी रखने का काम राष्ट्रपति कर सकते हैं। फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं हो सकता है। अनुदानों की मांग प्रस्तावित करने के पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति भी लेनी पड़ती है तथा भारत की जो आकस्मिक निधि होता है जिसे कंटीजेंसी फंड कहा जाता है पर राष्ट्रपति का पूर्ण हस्ताक्षर यानी कि पूर्ण रूप से अगर कहा जाए कि अधिकार रहता है। आवश्यकता पड़ने पर या जब भी आवश्यकता पड़ता है तो आवश्यकता पड़ने पर इस विधेयक में इस निधि के शासन को संसद की स्वीकृति के पहले ही धन दे सकता है। लेकिन अगर कहा जाए कि साधारण राष्ट्रपति को इस निधि से धन निकालने के पहले संसद की स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। और इस तरह से राष्ट्रपति को आयकर जो इनकम टैक्स कहा जाता है के से अर्जित धन को संघ और राज्यों के बीच में बांटने का अधिकार होता है। वह राज्यों के लिए जो पटसन के निर्यात से प्राप्त निर्यात वाली धन होता है, इस धन को अगर कहा जाए कि इस राशि को अंश के बिहार, असम, उड़ीसा, पूर्वी बंगाल राज्यों के जो अधिकाधिक सहायता की बात आता है के रूप में वो दे भी सकते हैं। राष्ट्रपति को एक वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमेटी के रूप में नियुक्त करने की शक्ति भी प्रदान किया गया है। इस तरह से यह आयोग जो है राष्ट्रपति को राज्य की आर्थिक सहायता और करों की आय के रूप में अगर देखें तो करों की आय के वितरण के संबंध में भी राय देने का काम करता है। राष्ट्रपति का देशी नरेश जो को यहाँ प्रिवी यानी कि प्रिवी पर्स देने की भी शक्ति दिया गया है। फिर आप न्यायिक शक्ति के रूप में देखते हैं जुडिशियल पावर, तो न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति को कौन सा न्यायिक शक्ति दिया गया है इसके बारे में आप देख सकते हैं कि न्यायिक शक्ति कौन कौन सा है। इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं कि संविधान के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण रूप से न्यायिक शक्तियाँ दी गई है। जैसे आप उच्चतम न्यायालय की बात देखें, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच में जो नियुक्त करने संसद के दोनों सदनों के कहने पर उच्चतम न्यायालय के जजों को पदच्युत करने, उच्च न्यायालय के जजों की संख्या निर्धारित करने, उच्चतम न्यायालय के जो यहाँ उच्चतम न्यायालय के रूप में आप देखेंगे
कि यहाँ मुख्य रूप से न्यायिक जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, इसे राज्य के उच्चतम न्यायालय के जजों की बदली करने आदि की शक्ति भी राष्ट्रपति को दिया गया है। वास्तव में राष्ट्रपति जो है यह शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति की क्षमा करने का भी अधिकार दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति दंडित किया गया है और वह राष्ट्रपति की नज़र में वह अपराधी नहीं है तो उसे क्षमा भी करने का अधिकार इनको दिया गया है। वह प्राण दंड पाए हुए व्यक्ति को मुक्त भी कर सकते हैं, उसे कारावास में बदल सकते हैं। इस तरह वह दंड को कम कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं और वह उस दंड को कुछ दिनों के लिए स्थगित भी कर सकते हैं। यह बात याद रखने योग्य है कि राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रभाव उन सभी बातों से नहीं पड़ता है जहां दंड सैनिक न्यायालय द्वारा मिला है। अगर सैनिक न्यायालय में दंड मिला है तो राष्ट्रपति के बात का प्रभाव वहां नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह उसके इस अधिकार का प्रभाव राज्यपाल के अधिकारों पर नहीं पड़ता है। राज्यपाल तो राष्ट्रपति का विश्वासी एजेंट के तुल्य होता है। फिर आप देखेंगे यहाँ सैनिक शक्ति के रूप में राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार दिया गया है। सैनिक शक्ति में आपको मिलेगा, यहाँ सैनिक शक्ति में आपको मिलेगा कि सैनिक शक्ति में राष्ट्रपति को किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश की रक्षा दलों यानी सैनिक का सर्वोच्च सेनापति तो माना गया है, पर वह सैनिक शक्तियों का प्रयोग संसद के निश्चित कानून के अनुसार ही कर सकता है। इस क्षेत्र में संसद को भी कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। संसद को तीनों तरह के सेनाओं में भर्ती, सेनाओं की ट्रेनिंग कराना, सेनाओं की देखभाल करना, ऐसे नियंत्रण और सैनिक की नौकरी के लिए कानून निर्मित करने का अधिकार भी दिया गया है। संसद को कानून बनाकर युद्ध की घोषणा करके और शक्ति की शर्तें निश्चित करने का भी उसे अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति संसद की अनुमति के बिना ही युद्ध या शांति की घोषणा नहीं कर सकता है। भारत राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों के करने के साथ साथ देखेंगे कि राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों की तुलना जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति से अगर हम करते हैं तो यह पता चलता है कि क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति को बहुत कम सैनिक शक्तियां प्राप्त है। फिर आप देखेंगे राजनीतिक शक्ति, राष्ट्रपति को राजनीतिक शक्तियां कौन सी दी गई है। राजनीतिक शक्ति, तो राजनीतिक शक्ति में आपको मिलेगा कि राष्ट्रपति को राजनीतिक रूप से जो अधिकार दिए गए हैं, इसमें भारत का राष्ट्रपति राज्यों का अध्यक्ष होता है, इसलिए उसको कई राजनीतिक शक्तियां भी प्राप्त होती है। वह अपना परिचय पत्र देकर राज्य को विदेशों में भेज सकता है और विदेशों से आए हुए दूतों और प्रतिनिधियों को यह परिचय पत्र देकर उसका स्वागत भी कर सकता है। वह दूसरे देशों के साथ संधि भी कर सकता है, समझौता भी कर सकता है। ऐसा करने से पहले उसे संसद की स्वीकृति लेना जरूरी हो जाता है। राष्ट्रपति के ये सभी अधिकार जो हैं साधारण कालीन माने जाते हैं, क्योंकि जिनका प्रयोग वह दंड के सामने अगर हम देखें कि देश के शासन के में प्रतिदिन करता है, उसके इन सारे कार्यों में सहायता के रूप में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद के इन मंत्रियों की मंत्रणा स्वीकार करना अनिवार्य होता है। अनिवार्य नहीं है, फिर भी वह उसकी मंत्रणा की उपेक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह संसदीय शासन की एक व्यवस्था होती है। फिर विशेष अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। एक विशेष अधिकार के रूप में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को कौन सा विशेष अधिकार दिया गया है। तो विशेष अधिकार में आपको मिलेगा कि विशेष अधिकार कौन कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रपति ही भारतीय संविधान का केंद्र बिंदु होता है। उसी के अनुसार आधार पर संविधान द्वारा बनाई गई जो संस्थाएं होती है वो खड़ी होती है। इसी कारण राष्ट्रपति को अनेक व्यक्तिगत स्थिति होता है, उन्मुक्ति सार्वजनिक शक्तियों और विशेषकर दिए गए अतः राष्ट्रपति शासन संबंधी कार्यों के लिए जो कार्य होते हैं किसी भी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं होता है। और इस तरह से देखा जाए कि इन कार्यों के बदले में कार्यों करने के कारण उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही नहीं दी जा सकती है। उसे न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और नहीं जेल भेजा जा सकता है। उसके लिए दंड विधि यानी क्रिमिनल जो प्रोसीड्यूर बना है उसमें भी इनके लिए मुख्य है। उनके विरुद्ध जो वारंट होता है, वारंट भी नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन उसके विरुद्ध दीवानी कार्यवाही यानी कि सिविल प्रोडक्ट की जा सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति को 6 महीने पहले ही इसकी सूचना दी जाती है। इसके बाद सूचना मिलने पर इसकी निरर्थकता दी जा सकती है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि संकटकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति को दी गई है, यानी इमरजेंसी पावर। तो संविधान के धारा 18 में यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के विरुद्ध में यानी कि विशद विवरण दिया गया है। संकट के समय राष्ट्रपति को बहुत से
अधिकार दिए गए हैं। इसके द्वारा वह संकटकालीन जो व्यवस्था है और जो समस्या है इसको दृढ़तापूर्वक सामना करना होता है। संविधान के निर्माताओं के माध्यम से असाधारण परिस्थितियों की कल्पना भी की गई है। इन्हीं तीनों परिस्थितियों से उत्पन्न होने पर इन्हें संकट काल की उद्घोषणा करने का अधिकार भी दिया गया है। ऐसे परिस्थितियों में उसका यह अधिकार भी विस्तृत हो जाता है। इसका प्रयोग साधारण अवस्था में नहीं करता है। जब यह देख लेता है कि देश संकट में आ गया है तो उसकी समुचित रक्षा हेतु वह ऐसा काम कर सकता है। साधारण परिस्थिति में कुछ इधर उधर उलटफेर कर देने का काम, उलटफेर होने पर भी काम चल जाता है। तो इस तरह आपने देखा। फिर भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति किस प्रकार की है, वास्तविक स्थिति कैसा है, तो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार का ठीक अगर अध्ययन करने से यह बात भली भांति ज्ञात हो जाता है कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अनेक विस्तृत अधिकार दिए गए हैं। वास्तव में उनके ये सब अधिकार जो हैं अत्यधिक भयपूर्ण है। अगर इन सब अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अपनी इच्छा से करता है तो उसमें संदेह ही नहीं होता है कि अत्यधिक शक्तिशाली बनकर तमाशा हो जाता। लेकिन बात ऐसा नहीं है। वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान बनकर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है। उसकी स्थिति इस प्रकार से होती है कि सही ढंग से वह आंका जाए तो यह पता चलता है कि वह तो संसदीय शासन व्यवस्था का प्रधान होता है, यानी कि हेड ऑफ जो पार्लियामेंट्री स्टेट है, यानी भारतीय संविधान की आत्मा संसद है, जिसमें राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का प्रमुख यानी कि माना जाता है और उससे मंत्रिमंडल की सलाह और आदेशों से शासन कार्य चलाना पड़ता है। मंत्रिमंडल की स्थापना उसकी सहायता से ही हुई है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने तो इस बात से ही स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था कि भाषण के दौरान ही उन्होंने कहा था कि ही इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑन द एक्सिक्यूटिव, ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डजंट रूल ऑफ नेशन, his place in the administration is that of a crimination device of the seal by which of nation decisions are made known। यानी संविधान में यह स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता उसके परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की व्यवस्था है। इस तरह से राष्ट्रपति के हाथ में केवल नाम मात्र की सत्ता है। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की राय के अनुसार ही आचरण करना पड़ता है। यह ठीक है कि शासन का सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन उत्तरदायित्व तो मंत्री परिषद पर होता है। लेकिन संविधान में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की मंत्रणा स्वीकार करना आवश्यक है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राष्ट्रपति के हाथ में वास्तविक सत्ता नहीं है। प्रधान ही होता है। वास्तविक सत्ता तो मंत्री परिषद के हाथों में ही सिमटी हुई है। उसके जो समस्त अधिकार हैं इसका प्रयोग मंत्री परिषद ही करती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर कहा जाए कि जीवन में उसका कोई महत्व नहीं है। भारत में तो केवल बहुत कुछ व्यक्तिगत चरित्र और इसके बाद अगर देखें कि चातुर्य और अनुभव पर ही निर्भर करता है। वास्तविक मंत्रिमंडल यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा था कि वी हैव नॉट गिवन आवर प्रेसिडेंट एनी रियल पावर बट वी हैव मेड हिज पोजिशंस वन ऑफ द ग्रेट अथॉरिटी एंड डिग्निटी। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि अपने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी है, लेकिन हमने उसके पद को महान पदाधिकारी और आदरणीय बना दिया है, जैसा कि फ्रांस, रूस, अमेरिका, कनाडा आदि राज्यों में वर्णन है। तो इस तरह से हमने देखा कि आज हम लोगों का यह पहला सेट समाप्त हुआ। पुनः हम दूसरे सेट में 5 क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और इतना ही में आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्सिडी और जनरल पेपर कंप्लीट होगा। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।